जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आपने तो सुना ही होगा। दोस्तों, केदारनाथ जाने का यदि आप योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जाने के क्या क्या साधन हैं, कुल खर्चा कितना होगा, खाने पीने की और रुकने की क्या व्यवस्था है, हमें कहां कहां घूमना चाहिए, और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर भी वहां चलती है, हेलीकॉप्टर का क्या किराया होगा और हेलीकॉप्टर की टाइमिंग क्या होगी और वह कहां से मिलेगी। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा। मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा केदारनाथ जाने के लिए एक अच्छी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने के लिए यदि मैं बात करूं ट्रेन की, तो ट्रेन में आपके पास 3 रेलवे स्टेशन हैं। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यदि आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आते हैं तो आपको बस का सफर 30 किलोमीटर कम पड़ जाएगा, लेकिन यदि आप देहरादून या हरिद्वार आते हैं तो आपका बस का सफर बराबर पड़ेगा। यदि आप बस का सफर थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि आप ऋषिकेश आ जाइएगा। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप हरिद्वार आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार तक हमारी प्रमुख ट्रेनें आती हैं। ऋषिकेश तक ज़्यादा ट्रेनें नहीं जाती हैं, कुछ ही ट्रेन वहां तक जाती है। तो आप अपने हिसाब से जो भी ट्रेन आपको मिलेगी आप वहां तक आ सकते हैं, चाहे वह हरिद्वार हो, चाहे वह ऋषिकेश हो, चाहे वह आपका देहरादून हो। केदारनाथ यात्रा के लिए ट्रेन का सफर यही तक संभव है, बाकी सफर आपको बस से करना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन से आपको बस मिल जाएगी, यानी कि देहरादून से भी बस मिलेगी सोनप्रयाग के लिए, हरिद्वार से भी सोनप्रयाग के लिए मिलेगी, और यदि आप ऋषिकेश आते हैं तो वहां से भी आराम से सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए यदि मैं फ्लाइट की बात करूं तो आप देहरादून एयरपोर्ट फ्लाइट से आ सकते हैं। यदि आपको देहरादून के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली आकर दिल्ली से देहरादून के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइट का भी सफ़र देहरादून तक ही हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बाकी का सफर आपको बस से करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि मैं बात करूं किलोमीटर की, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आपका 230 किलोमीटर पड़ेगा, देहरादून से सोनप्रयाग लगभग 250 किलोमीटर पड़ेगा और ऋषिकेश से सोनप्रयाग 210 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों, बस का सफर सबसे कम ऋषिकेश से सोनप्रयाग है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हम सोनप्रयाग के लिए बस लेंगे उसकी टाइमिंग क्या होगी। दोस्तों, आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून कहीं भी आप आए, तीनों जगह से आपको बस मिल जाएगी सोनप्रयाग के लिए। उनका जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक आराम से बस मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो बस की टिकट है वह मैं कैसे लूँगा, वह ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ, बस की टिकट कहाँ से लूँगा। दोस्तों, बस की टिकट आप पहले करवा लीजिए। यदि मैं हरिद्वार की बात करूँ, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे एजेंट होते हैं, ट्रेवलर एजेंसी हैं, वहां जाकर आप बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार आप जिस भी समय पहुंचे, चाहे वह सुबह हो चाहे शाम हो, आप अपने हिसाब से टाइम देख लीजिए कितने बजे सोनप्रयाग के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। तो हरिद्वार स्टेशन के बाहर बहुत सारे काउंटर बने हैं, वहां से भी टिकट ले सकते हैं ऑफलाइन। या हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर भी जाकर काउंटर से बस की टिकट ले सकते हैं। इसी तरह आपको ऋषिकेश और देहरादून में भी आराम से ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी। आप स्टेशन से बाहर आइए, बहुत सारे ट्रेवलर एजेंसी है, वहां जाकर बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या हो सकती है, कुछ लोगों को पीछे की सीट या बीच की सीट मिल जाती है, तो वह उल्टी जैसी समस्या या सिर दर्द की समस्या हो जाती है, तो आगे की सीट मिलना ऑफलाइन में दिक्कत हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन है, आप पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। तो ऑनलाइन विजिट करके भी आराम से टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे आपको यात्रा थोड़ी सी सुगत हो सकती है। होगा यह कि आपको थोड़ा सा किराया ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन आपकी मनपसंद सीट मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सोनप्रयाग तक बस का किराया कितना लगेगा। यदि आप स्टेशन से बाहर ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपका 350 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा। यही टिकट यदि आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपका 500 रुपये पर व्यक्ति पड़ जाता है। दोस्तों, यह किराया जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यह सेटिंग सीट बस का बता रहा हूँ। सोनप्रयाग के लिए कुछ पुश बैक सीट बसें भी चलती हैं, जिसको हम सेमी स्लीपर भी कह सकते हैं। दोस्तों, यदि पुश बैक सीट की बात करूँ तो उसका किराया 500 रुपये एक व्यक्ति का होता है, यदि आप ऑफलाइन कराते हैं तो। यदि आप यही टिकट ऑनलाइन कराते हैं तो यह आपको 700 से 750
तक पड़ जाता है। दोस्तों हरिद्वार से, ऋषिकेश से या देहरादून से सोनप्रयाग तक किसी भी तरह की स्लीपर बस नहीं चलती है, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने का रास्ता पूरा घाट सेक्शन से बना हुआ है। तो घाट सेक्शन में स्लीपर बस नहीं चलती है, क्योंकि वहां पर उसका संतुलन बिगड़ सकता है। जो भी बस चलती है या तो पुश बैक बस चलती है या सेटिंग बस चलती है। दोस्तों केदारनाथ का जो ट्रस्ट है उसका भी एक वेबसाइट है जिसको कहा जाता है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसको शॉर्ट में GMVN कहते हैं। दोस्तों आप GMVN की वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन बस की बुकिंग करवा सकते हैं, या जो भी थर्ड पार्टी ऐप होते हैं उनके द्वारा भी अपनी बस की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों हम सोनप्रयाग के लिए रवानगी लेते हैं। यह सफ़र में आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे अगर आप हरिद्वार और देहरादून से आते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा सोनप्रयाग के बाद कोई भी प्राइवेट गाड़ी या बस आगे नहीं जाती है, तो आप अपनी गाड़ी का सोनप्रयाग में ही पार्किंग कर दीजिए। दोस्तों यदि पार्किंग की बात करूं, पार्किंग बहुत बड़ी है सोनप्रयाग में। जो पार्किंग का किराया 24 घंटे का 50 रुपये कार का लग जाता है। तो आप सोनप्रयाग में अपनी कार को पार्किंग करके आगे की यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों यदि आपको सोनप्रयाग पहुंचते रात हो जाती है या आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं, क्योंकि 8 घंटे बस का सफ़र बहुत कठिन होता है, तो यदि आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं। दोस्तों यदि सोनप्रयाग में रुकने की बात करूं, इससे पहले बात करता हूं कि बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा केदारनाथ जाने का। दोस्तों आपको पता ही होगा केदारनाथ का कपाट केवल 6 से 7 महीने के लिए खोला जाता है, जो कि अप्रैल महीने में अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ जी का कपाट खुलता है, और अक्टूबर-नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ जी का कपाट बंद हो जाता है। तो अप्रैल से अक्टूबर-नवंबर महीने के बीच का जो समय है, इस महीनों में से जो बेस्ट सीजन है वह है सितंबर से अक्टूबर के बीच का। दोस्तों थोड़ी सी वहाँ ठंड होती है, पर यह सीजन बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब यह है आपका खर्च भी थोड़ा कम होगा और भीड़ भी थोड़ी सी कम होगी। दोस्तों मई और जून की यदि मैं बात करूं तो वहां पर बहुत भीड़ होती है, क्योंकि यह गर्मी की छुट्टी का सीजन होता है, तो बहुत लोग वहां जाते हैं। दोस्तों यदि आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो केदारनाथ में कभी भी बारिश हो जाती है, जिससे आपको यात्रा में इतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप जुलाई अगस्त में यात्रा मत कीजिए। करना है तो आप आराम से अक्टूबर-नवंबर में कर सकते हैं, क्योंकि वह सीजन में आपका बजट भी कम हो जाता है, क्योंकि होटल के चार्ज, खाने पीने के चार्ज कम हो जाते हैं और आराम से दर्शन भी हो जाते हैं। दोस्तों यदि आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो वहाँ होटल का किराया 800 रुपये से 1000 रुपये तक मिलेगा। आप थोड़ा बहुत कम करवा सकते हैं यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं। यदि आप मई जून में जाते हैं तो यही किराया 3000 से 4000 रुपये हो जाता है 24 घंटे का। दोस्तों यदि आपको 1000 रुपये भी ज़्यादा लग रहा है, आप रूम नहीं लेना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके पास डोरमेट्री। सोनप्रयाग में बहुत सारी डोरमेट्री है, वह लोग 350 रुपये प्रति व्यक्ति पर बेड चार्ज करेंगे। दोस्तों यह बजट भी यदि आपको ज़्यादा लग रहा है तो तीसरे ऑप्शन की मैं बात करता हूँ। सोनप्रयाग में आपको हॉल भी मिल जाएंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ा हॉल रहेगा जिसमें आपको एक गद्दा, तकिया और रजाई दे दिया जाएगा और 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से लिया जाएगा। दोस्तों बात रही सामान रखने की, तो वहाँ लॉकर रूम दे दिया जाएगा जिसमें आप अपने सामान को लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड की ओर बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको कैसे पहुंचना है? आपके पास 2 ऑप्शन है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के मंदिर तक यदि आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप यह सोनप्रयाग से ही ले सकते हैं। घोड़े खच्चर का किराया 2500 रुपये पड़ता है एक व्यक्ति का, एक तरफ से जाने का। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया सोनप्रयाग से आगे किसी भी तरह की प्राइवेट टैक्सी या बस नहीं जाती है, तो यहाँ पर आपको बोलेरो गाड़ी देखने को मिलेगा, जो कि वे 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं, जो कि आधे से 1 घंटे में आपको गौरीकुंड पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों आप गौरीकुंड इस जीप के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से ही घोड़े खच्चर लेकर केदारनाथ की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम गौरीकुंड में पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड में ही श्री गौरी माता मंदिर है, तो आप गौरी माता का दर्शन भी कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी एक लंबी लाइन होती है। यदि आप मई जून में जा रहे हैं तो आपको बोलेरो के लिए 1 से 2 घंटे लाइन में लगाना पड़ता है।
और यही यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको लगभग आधे घंटे में बोलेरो मिल जाएगी, जिससे आप गौरीकुंड का सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यह कहूँगा कि आप सोनप्रयाग से सुबह 3 से 4 बजे निकल जाइए गौरीकुंड के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर की है, जिसमें आपको पैदल चलकर जाना है। तो यदि आप गौरीकुंड सुबह पहुंचेंगे तो आप पैदल यात्रा करके शाम तक केदारनाथ पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सुबह ही निकलिए। दोस्तों गौरीकुंड पहुंचकर यदि आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। लंच की भी वहां पर व्यवस्था है। यदि आप दोपहर में वहां पहुंचते हैं तो आपको दोपहर में खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों गौरीकुंड यदि आप बोलेरो से आते हैं तो आपको गौरीकुंड से भी घोड़े खच्चर मिलते हैं। यहाँ से घोड़े खच्चर का किराया 2300 रुपये पड़ता है। सोनप्रयाग से जो घोड़े खच्चर का किराया था 2500 रुपये था और गौरीकुंड से घोड़े खच्चर का किराया 2300 रुपये हो जाता है। दोस्तों गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का जो किराया लगभग 5 से 6 हज़ार लेते हैं केदारनाथ पहुंचाने तक का। तो यदि आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आप पिट्ठू से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप वहां पैदल यात्रा करते हैं तो आपको लाठी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। दोस्तों गौरीकुंड में ही बहुत सारी दुकानें हैं जो लाठी देते हैं। लाठी का 30 रुपये रेट है, तो आप लाठी खरीद लीजिए। लाठी से आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, तो आप एक लाठी जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, यदि आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है या आपको कोई चलने में परेशानी है, तो यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ी सी हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। दोस्तों हेलीकॉप्टर के लिए आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ेगी जिसको कहा जाता है फाटा। दोस्तों आप फाटा में उतरिए। फाटा में ही काउंटर बना हुआ है, तो आप टिकट बुक करवा लीजिए। दोस्तों हेलीकॉप्टर का टिकट किराया 6000 रुपये आना जाना दोनों तरफ का होता है। दोस्तों यदि आप सीजन में आते हैं तो हो सकता है आपको ऑफलाइन टिकट ना मिले। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही होगी, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पैदल यात्रा की। दोस्तों पैदल यात्रा करते समय आपको बहुत अच्छा प्राकृतिक नज़ारा दिखाई देगा। वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ की चादरें, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, पुल का भी बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। वहाँ की जो ब्यूटी है बहुत अच्छी है। यदि आप फ़ोटो खींचने में रुचि रखते हैं तो आप 16 किलोमीटर का पूरा आनंद अच्छे से उठा सकते हैं। दोस्तों इस 16 किलोमीटर की यात्रा में आपको पुराने मार्ग दिखाई देंगे। पुराने मार्ग का मतलब दोस्तों जो 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में, जो बाढ़ आई थी, वो भयंकर आपदा आई थी, वह तो आपको पता ही होगा। तो उस समय जो रास्ते थे और पहाड़ थे वह बह चुके थे। बाढ़ के कारण तो आपको पुराने मार्ग दिखते हैं, लेकिन जो आप अब मार्ग से जाएंगे वह नए मार्ग है, लेकिन आपको कहीं कहीं पुराने मार्ग का दृश्य दिखेगा। दोस्तों आपको रास्ते में बहुत सारे तंबू लगाकर चाय नाश्ते की दुकानें दिख जाएंगी। यदि आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। साथ ही जगह जगह पर आपको बाथरूम की सुविधा मिलेगी। जगह जगह आपको स्वास्थ्य सेंटर भी मिलेंगे। यदि आपको सांस लेने की दिक्कत या किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप वहां पर अपना चेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों यह पैदल यात्रा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने देर में यात्रा पूरी करते हैं। यदि आप नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, कम जगह पर विश्राम करते हैं, तो आप 7 से 8 घंटे में आराम से 16 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंगे। दोस्तों केदारनाथ में 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप पड़ेगा, तो वह बेस कैंप में ठहरने की और खाने की व्यवस्था होती है। दोस्तों हो सकता है आपको शाम हो जाए, 5-6 बज जाएं। यदि आप सुबह में निकलते हैं 4-5 भी बज सकते हैं, हो सकता है 7-8 भी बज सकते हैं बेस कैंप तक पहुंचने तक। दोस्तों बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी 1 किलोमीटर की है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि बेस कैंप में रुकने की और खाने की व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर यह सवाल आता है कि वहाँ पर रुकने के लिए बुकिंग कैसे की जाएगी। तो दोस्तों बेस कैंप में ही GMVM का गेस्ट हाउस है, तो उस गेस्ट हाउस में भी रुककर आप रात बिता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रुकने के 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करूँ तो बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। उस टेंट में कुल 10 बिस्तर लगे होते हैं और 300 रुपये पर व्यक्ति 1 दिन का किराया होता है। यदि आपको टेंट मिल जाता है तो आप 300 रुपये देकर आराम से रात बिता सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह है हट। हट में एक कंबाइन बेड लगी होती है। कंबाइन बेड में 3 बेड का खंड होता है, 2 बेड का भी खंड होता है। हट में एक व्यक्ति का किराया 750 रुपये 1 दिन का होता है, तो आप हट में भी जा सकते हैं।
तीसरे ऑप्शन की यदि बात करूं तो वह है हट हाउस, मतलब कि आपको एक रूम की तरह मिलेगा जिसमें 6 बेड रहेंगे। यदि आप फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो 6 बेड भी आप ले सकते हैं। इसका किराया 1000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ जाएगा एक दिन का। दोस्तों बेस कैंप में थोड़ा सा किराया ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं खाने पीने की बात करूँ तो लंच और डिनर का 200 रुपये थाली सिस्टम में लगता है, और यदि आप सुबह का नाश्ता करते हैं, सुबह का नाश्ता 100 रुपये में आपको मिलेगा। खाने का स्वाद अच्छा होता है। दोस्तों यदि होटल की नाम की बात करूं तो बेस कैंप से कुछ दूरी पर है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट हमारा GMVM का ही है। दोस्तों यदि आप मई जून में जा रहे हैं केदारनाथ तो आपको रूम मिलने की बहुत समस्या हो सकती है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। चाहे आप टेंट में रुकिए, चाहे कंबाइन हट में रुकें, चाहे आप हट हाउस में रुकिए। दोस्तों यदि आप 5-6 बजे बेस कैंप में पहुंच चुके हैं तो आप फ्रेश हो जाइए, अपना सामान रख दीजिए और केदारनाथ दर्शन के लिए निकल जाइए, क्योंकि मंदिर रात को 9 बजे बंद होता है। दोस्तों आप मंदिर में जाइए और लाइन में लग जाइए। यदि आप सीजन में मई जून में आते हैं तो आपको लाइन बहुत ज़्यादा लंबी मिलेगी। वह लाइन 3 से 4 घंटे की भी हो सकती है दर्शन के लिए। तो वही यदि आप ऑफ सीजन में सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं तो आपके 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों लाइन में लग जाइए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। हमारे केदारनाथ स्वामी यह रहे, आप दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और आगे बढ़िए। दोस्तों जहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रसाद की तो प्रसाद वहाँ पैकेट में मिलता है। तो प्रसाद वहाँ पर 3 प्रकार से रेट होते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये। यह अलग अलग रेट के अलग अलग पैकेट होते हैं। जो भी आप पैकेट लेना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार पैकेट ले सकते हैं। दोस्तों मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला देखने को मिलेगी। यह शिला दोस्तों जो 2013 में आपदा आई थी, जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो पहाड़ से एक बहुत बड़ा शिला, पहाड़ का टुकड़ा मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। दोस्तों कहा जाता है कि इस पत्थर के आने से जो पानी का बहाव था वह 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे मंदिर में किसी भी तरह की हानि नहीं हुई थी। दोस्तों यह सब भगवान की कृपा होती है। पत्थर का बीच में आना, पानी का 2 रास्ते में बट जाना। तो दोस्तों आप शिला का भी नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, यदि आप शाम को 5 बजे के बाद अगर आप जाते हैं, वह आपको दूर से दर्शन करवाएंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप दर्शन निकट से करना चाहते हैं तो आप सुबह में 5 बजे लाइन में लग जाइए। दोस्तों आरती के समय की बात करूं तो सुबह 6 बजे होती है एक आरती, और दूसरी आरती शाम को 6 बजे होती है। सुबह में मंदिर 5 बजे खुल जाता है। यदि आप बेस कैंप में रुके हुए हैं तो वापस से आइए 5 बजे मंदिर परिसर में, और नज़दीक से आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि और हमें वहां पर कहां कहां घूमना चाहिए। तो सबसे पहले भैरव मंदिर है, वहां पर केदारनाथ से आधे किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। वहां पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वहां पर भैरव मंदिर है, आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। दूसरे स्थान की बात करें तो दोस्तों वह है वासुकी ताल। वासुकी ताल की दूरी 6 से 7 किलोमीटर की पड़ती है। वहाँ का जो सीन है बहुत अच्छा है, वहाँ भी जाकर आप घूम सकते हैं। लेकिन ये कहना चाहूँगा जो 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है वह काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो कि आपको पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है। तो यदि आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं तो आपको 1 दिन और रुकना पड़ेगा बेस कैंप में। दोस्तों यदि तीसरे स्थान की बात करूं तो वह है आपका गांधी सरोवर। यह मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप गांधी सरोवर भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक तालाब है जिसका दृश्य बहुत अच्छा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पूरी यात्रा को करने में हमें कितने दिन लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 दिन का स्टे लेना पड़ेगा। यदि आप केदारनाथ दर्शन करने आ रहे हैं तो 4 दिन का स्टे आप कम से कम लीजिए। कहने का मतलब यह है 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए, क्योंकि यदि आप केदारनाथ से गौरीकुंड वापस आएंगे तो भी आप पैदल यात्रा करेंगे 16 किलोमीटर की। इसमें आपको समय कम लगेगा, 5 घंटे में लगभग आप आ जाएंगे, क्योंकि आते समय हमारा उतार है और जाते समय पूरा चढ़ाव था, इसलिए हमको समय ज़्यादा लगा। इसलिए आते समय ढाल पड़ेगा, इसलिए समय कम लगेगा। तो कम से कम आप 4 दिन का प्लान बनाकर चलिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ का ऐड नहीं किया हूँ। दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार से लेकर केदारनाथ दर्शन तक और केदारनाथ से वापस हरिद्वार आपको 4 दिन लग जाएंगे।
दोस्तों आप इसी तरह प्लानिंग कीजिएगा 2 दिन जाने का और 2 दिन आने का। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कुल खर्चे की। दोस्तों खर्चे को मैं यहाँ पर 3 भाग में बांटा है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड पैदल यात्रा करते हैं तो एक व्यक्ति का किराया 3000 रुपये प्रति व्यक्ति लग जाएगा। दोस्तों यह किराया मैं ऑफ सीजन का बता रहा हूँ और यही यदि आप सीजन में आते हैं तो आपका 5000 भी हो सकता है। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, यदि आप घोड़े खच्चर लेते हैं, यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो यह आपका लगभग 7000 हो जाएगा। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा पूरी करते हैं तो एक व्यक्ति का 10,000 जा सकता है। तो दोस्तों यह था केदारनाथ यात्रा का पूरा कंप्लीट विवरण। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। भारत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।